कैलेंडर ईयर 2023 समाप्त होने को है और यदि इस कैलेंडर ईयर में हम कुछ एनएफओ की बातें करें तो हम देखते हैं नवंबर माह तक कुल एनएफओ 2023 में 191 एनएफओ लॉन्च हो गए हैं और इन्होंने 50,000 करोड़ से अधिक का फंड मोबिलाइज किया है। और इस एनएफओ में एक्टिवली मैनेज्ड फंड भी हैं, पैसिव मैनेज्ड फंड भी हैं, ओपन एंडेड भी हैं, क्लोज एंडेड भी हैं, इक्विटी एंड डेट सेगमेंट्स के भी फंड्स हैं। और यदि हम बात करें ओपन एंडेड की तो ओपन एंडेड टाइप में 154 एनएफओ लॉन्च हुए हैं, जबकि क्लोज्ड एंडेड में यही फिगर 37 की है। और 154 एनएफओ जो ओपन एंडेड में लॉन्च हुई हैं उसमें कुल रकम मोबिलाइज हुई है 47,561 करोड़ के आसपास और क्लोज एंडेड में ये अमाउंट है 6,421 करोड़ के आसपास। और ये मैंने बताया कि ये सारे डेटा जो है नवंबर माह तक है। दिसंबर माह में जो एनएफओ लॉन्च हुए हैं उनका फिगर इसमें इंक्लूड नहीं किया गया है। और इसी एनएफओ के क्रम में आज हम बात करेंगे एक नए फंड ऑफर की जिसका नाम है सेमको डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। सबसे पहले हम बात करते हैं कि सेमको का ये 5वां फंड है। इसके पहले उन्होंने 4 फंड ऑलरेडी एनएफओ लॉन्च कर चुके हैं। टोटल इनके 5 ही फंड हैं। ये 5वां फंड है। 4 फंड ऑलरेडी इनके पहले से हैं, जिसमें से 3 इक्विटी फंड हैं, 1 डेट का है और ये 5वां फंड हाइब्रिड कैटेगरी का फंड है। ये ओपन हो रहा है, ये एनएफओ ओपन हो रहा है 7 दिसंबर 2023 को और ये क्लोज होगा कल यानी 21 दिसंबर 2023 को। इसकी कैटेगरी है हाइब्रिड फंड का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड। ये ओपन एंडेड फंड है और ये 10 रुपये की एनएबी पर आपको यूनिट्स अलॉट होंगी। और यदि हम इसमें इन्वेस्टमेंट की बातें करें, यदि आप लमसम इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो मिनिमम इन्वेस्टमेंट 5,000 रुपये है। 5,000 से अधिक करना चाहते हैं तो 1 रुपये के मल्टीपल में आप इन्वेस्ट कर सकते हैं, यानी कम से कम 5,000, उसके ऊपर कोई भी रकम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं एनएफओ के थ्रू। और यदि बात करें एसआईपी की, और आपने माना कि यदि एसआईपी की फ्रीक्वेंसी मंथली होगी और मिनिमम इंस्टॉलमेंट जो अमाउंट होंगे वो यदि 500 है तो कम से कम मंथली इंस्टॉलमेंट में, जहां मिनिमम अमाउंट ऑफ इंस्टॉलमेंट इज 5,000, तो कम से कम इंस्टॉलमेंट 12 होंगे। और यदि यही 500 रुपये का इंस्टॉलमेंट यदि बढ़ा के 1,000 कर देते हैं तो उस केस में कम से कम 6 इंस्टॉलमेंट आपको लेने पड़ेंगे। यदि फ्रीक्वेंसी आपकी क्वार्टरली है तो क्वार्टरली के लिए कम से कम इंस्टॉलमेंट अमाउंट 1,500 रुपये होनी चाहिए। और यदि 1,500 होते हैं तो आपको कम से कम 4 इंस्टॉलमेंट आपको जमा करनी होंगी। और यदि ये हाफ ईयरली है तो ये इंस्टॉलमेंट 1,500 से बढ़ के 3,000 हो जाती है और नंबर ऑफ इंस्टॉलमेंट्स की संख्या 4 से घट के 2 हो जाती है। इस एनएफओ का टारगेट है कि कम से कम 10 करोड़ रुपए मोबिलाइज करनी है। अब यदि बात करें मंथली, क्वार्टरली, हाफ ईयरली एसआईपी की, तो हम देखते हैं कि यदि 500 रुपये 12 इंस्टॉलमेंट्स 6,000, ये 1,000 रुपये का यदि आपका मिनिमम इंस्टॉलमेंट है तो 6 इंस्टॉलमेंट, इस हिसाब से हम देखते हैं कि कम से कम यदि एसआईपी यदि आप करते हैं तो कमिटमेंट अमाउंट इट मस्ट बी 6,000। जैसा कि मैंने पहले कहा कि इनका मिनिमम सब्सक्रिप्शन का जो टारगेट है वो 10 करोड़ है। यदि 10 करोड़ वो एनएफओ के पीरियड में मोबिलाइज कर लेते हैं तो यूनिट्स का अलॉटमेंट इन्वेस्टर्स को 28 दिसंबर 2023 को हो जाएगी। और यदि ये 10 करोड़ का टारगेट एनएफओ बंद होने के पहले तक ये मोबिलाइज नहीं कर सके तो जो भी उसके पहले इन्वेस्टर ने फंड सब्सक्रिप्शन के लिए इनको दिया हुआ है वो विदिन 5 बिजनेस डे उनको वापस कर दिए जाएंगे। और यदि वो 5 दिनों के अंदर वापस करने में सक्षम नहीं होते हैं तो उसके बाद उन्हें 15% का पैनल चार्ज भी देना पड़ेगा उनके ओरिजिनल अमाउंट लौटाने के साथ साथ ही। और यदि ये अलॉटमेंट यदि हो गए तो उसके बाद ये फिर रीओपन होगा फॉर परचेज एंड रीपरचेज, मतलब उसके बाद आप रेगुलर वे में आप खरीद सकते हैं और रिडीम कर सकते हैं। और ये स्टार्ट हो जाएगा 4 जनवरी 2014 से। यदि हम बातें करें एग्जिट लोड की, एग्जिट लोड नील हो सकती है। उसके लिए कंडीशंस है कि यदि आप रिडम्पशन करते हैं 1 साल के बाद और यदि आप 1 साल के अंदर रिडीम कर रहे हैं तो जितना आपने परचेस किया हुआ है उसके यदि 25% तक ही यदि 1 साल के अंदर रिडीम कर रहे हैं तो नील होगा। अदरवाइज यदि इन दोनों में से कोई भी कंडीशंस ब्रीच करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। सीधे साफ शब्दों में 1 साल के बाद यदि आप
रिडीम करते हैं तो कोई चार्जेस, कोई एग्जिट लोड नहीं लगेंगे। 1 साल के पहले यदि 25% से अधिक रिडीम करते हैं तो आपको 1% का एग्जिट लोड पे करना पड़ेगा। इस फंड्स का बेंचमार्क है निफ्टी 50 हाइब्रिड कंपोजिट डेट 50:50 टीयर। इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी की बातें करें तो ये अपना टोटल एसेट्स का 0 to 100%, इस दोनों के बीच में कोई भी अमाउंट इक्विटी में इन्वेस्ट कर सकता है या 0 to 100% डेट में भी कर सकता है। इसका सीधे साफ शब्दों में इनका इक्विटी या डेट में जो एलोकेशंस होंगे उनकी लिमिट 0 भी हो सकती है और 100 भी हो सकती है। मतलब किसी भी टाइम कोई भी कंपोजिशन इक्विटी या डेट के एलोकेशन हो सकते हैं। और ये कहते हैं कि इनका जो इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी है ये बिल्ड किया गया ऑन ट्रांसफार्मर मॉडल। ट्रांसफार्मर मॉडल का मतलब इक्विटी एंड डेट का एलोकेशन मार्केट ट्रेंड पे रहेगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, इनका इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी इज बिल्ट ऑन ट्रांसफार्मर मॉडल। ट्रांसफार्मर मॉडल का मतलब इक्विटी और डेट का एलोकेशन मार्केट ट्रेंड पे होगा। यानी यदि मार्केट डाउन है, यदि मार्केट डाउनवर्ड ट्रेंड में है तो ये जो भी इनके एसेट्स होंगे वो एसेट ट्रांसफॉर्म्स करेंगे इन रियल टाइम टू डेट एंड आर्बिट्रेज। इसका मतलब इक्विटी में यदि एक्सपोजर है तो रियल टाइम में ये ट्रांसफर कर देंगे आइदर इन डेट फंड और आर्बिट्रेज फंड। और यदि मार्केट का अप ट्रेंड रहा तो इनका ग्रेटर टोटल एसेट्स का ग्रेटर एक्सपोजर जो होगा वो इक्विटी में होगा। मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, ये मार्केट जब डाउन ट्रेंड में होगा तो जो इनके एसेट्स हैं रियल टाइम में ये ट्रांसफॉर्म कर देंगे इनटू डेट या आर्बिट्रेज फंड में, जहां के रिस्क काफ़ी कम है, हालांकि रिटर्न भी उसके हिसाब से कम है। और यदि मार्केट अपवर्ड ट्रेंड में रहेगा तो इनका ग्रेटर एक्सपोजर इक्विटी में होगा। इनके फंड मैनेजर हैं इक्विटी पोर्शंस के लिए उमेश कुमार मेहता, डेट पोर्शन के लिए अभिरूप मुखर्जी और ओवरसीज के लिए धवल घनश्याम। हालांकि ये तीनों जो फंड मैनेजर हैं इनका एक्सपीरियंस काफ़ी कम है और ये पिछले काफ़ी कम दिनों से सेमको म्यूचुअल फंड के साथ जुड़े हुए। अब यदि इसके टैक्स ट्रीटमेंट के बारे में यदि बातें करें तो उसमें यदि आपने ग्रोथ ऑप्शन को ऑप्ट किया हुआ है और उस ग्रोथ ऑप्शन में आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन हुआ है तो उस गेन पे 15% पे आपको टैक्स पे करना पड़ेगा। और यदि वो लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन है तो 10% आपको उस अमाउंट पे करना पड़ेगा जो कि 1 लाख से ऊपर का है। इसका मतलब लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन में यदि आपको 90,000 का गेन हुआ है तो कोई टैक्स नहीं देने पड़ेंगे। लेकिन यदि आपको 1,10,000 का मीन्स एक्सीडिंग 1 लाख हुआ है तो चूंकि 1,10,000 में से 10,000 1 लाख से एक्सीड कर रहे हैं इसलिए 10,000 पे आपको 10% के हिसाब से टैक्स देने पड़ेंगे। और यदि आपने IDCW ऑप्शन को ऑप्ट किया हुआ है तो जो आपका पर्सनल इनकम टैक्स स्लैब होगा तो जो भी डिविडेंड मिलेंगे वो आपके इनकम टैक्स स्लैब के हिसाब से टैक्स पेबल होगा। ये सारी बातें हो गई इस NFO के बारे में जिसमें हमने इसके इन्वेस्टमेंट स्ट्रेटजी और इसके फीचर्स के बारे में बातें की। लेकिन यदि हम ये जानना चाहें कि सैमको का ये हाइब्रिड फंड मीन्स सैमको का ये डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, क्या इसमें हमें इन्वेस्ट करना चाहिए, इसके साथ जाना चाहिए, इस पर निर्णय लेने के पहले हम ये देख लें कि इस सेगमेंट में जो फंड क्या बाजार में ऑलरेडी फंड हैं, यदि हैं तो उनकी स्थिति क्या है। तो जब इस बारे में हम चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि हाइब्रिड का डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड करीब 32 या 33 फंड आज के दिन में बाजार में मौजूद हैं। और आज हम बात करेंगे 1 ईयर, 3 ईयर, 5 ईयर और 10 ईयर्स के उन फंड्स के टॉप 3 परफॉर्मर के बारे में। और उसके बाद हम निर्णय लेंगे कि क्या हमें एग्जिस्टिंग फंड में जाना चाहिए या हमें सैमको डेट डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में प्रोसीड करना चाहिए। यदि हम बातें करें 1 ईयर की तो 1 ईयर में देखते हैं कि टॉप 3 परफॉर्मर में HDFC का मोतीलाल ओसवाल और NJ बैलेंस फंड है। जबकि HDFC का 1 ईयर का परफॉर्मेंस जो रिटर्न है 29.36% है, मोतीलाल ओसवाल का 24.82% है और NJ बैलेंस का इट इज 20.8%। यही बातें यदि हम 3 ईयर्स के CAGR के बेसिस से बातें करें तो यहाँ भी देखते हैं कि HDFC टॉप परफॉर्मर है जिनका 3 ईयर का CAGR 24.89% है। बैंक ऑफ इंडिया का सेकंड है 33.33% और थर्ड में है ICICI का जिसका 3 ईयर्स का CAGR
13.15% है। 5 ईयर्स में अगेन देखते हैं कि HDFC का टॉप परफॉर्मर है, जिनका 5 ईयर्स का CAGR 17.70% है। बड़ौदा BNP सेकंड नंबर पे 14.92% और एडलवेसिस का 13.44% है। और यदि बात करें 10 ईयर्स के टेन्योर में, तो यहाँ भी हम देखते हैं कि HDFC का 10 ईयर का CAGR 16.82% है, ICICI का 12.52% जो सेकंड नंबर पे, और निप्पॉन का 12.44% पे है। और यदि अब ये टॉप परफॉर्मर थे रेस्पेक्टिव टाइम पीरियड में, 1 ईयर में, 3 ईयर में, 5 ईयर्स में और 10 ईयर्स में, यदि इन पीरियड में हम इस कैटेगरी का एवरेज देखें तो हम देखते हैं कि एवरेज 1 ईयर का 16.74% है, 3 ईयर्स का 11.79% है, 5 ईयर्स का 11.13% है और 10 ईयर्स का इट इज़ 12.10%। और ये टॉप 3 परफॉर्मेंस जो चारों ही टाइम पीरियड में हैं, उनका सबसे नीचे वाला परफॉर्मेंस, थर्ड वाला का जो परफॉर्मेंस है, उनका परफॉर्मेंस भी इस एवरेज से अधिक है। जैसे बात करते हैं 1 ईयर में लोएस्ट है 20.8%, थर्ड नंबर, जबकि कैटेगरी एवरेज 16.14, यहाँ ICICI का 13.15 है, यहाँ 11.79 है, एडलवेसिस का 13.44 है, यहाँ 11.13% है, और निप्पॉन का 10 ईयर्स में थर्ड परफॉर्मर है जिसका 12.44% है, जबकि उसी टाइम पीरियड में इनका कैटेगरी का एवरेज जो है 12.10%। अब यदि हम ये निर्णय लेना चाहें कि क्या इस NFO के साथ हमें प्रोसीड करना चाहिए, आगे जाना चाहिए, तो NFO में इन्वेस्टमेंट करने के पहले, जैसे मैं बार बार कहता हूँ, 2 बातों का ध्यान रखना चाहिए। पहला, यदि NFO में कुछ नया है, हमें बिल्कुल इस पर ध्यान देना चाहिए, हमको सोचना चाहिए कि इसमें इन्वेस्ट करना है कि नहीं। और दूसरा कि उस सेगमेंट में जो ऑलरेडी एग्जिस्टिंग फंड मार्केट में उनका परफॉर्मेंस क्या है, जो टेस्टेड फंड है। इन दोनों को देखने के बाद हम निर्णय ले सकते हैं कि हमें किस NFO में इन्वेस्ट करना चाहिए, किस NFO में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। यदि पहले पॉइंट की बात करें कि NFO में कुछ नया है, हमें नया कुछ नहीं दिख रहा है, जो आम NFO में होता है वही दिख रहे हैं। और यदि बात करें हम दूसरे पॉइंट्स की, कि इनका परफॉर्मेंस, एग्जिस्टिंग फंड करीब 32-33 के आसपास आज के दिन में है, और हम देखते हैं इसके परफॉर्मेंस की, तो देखते हैं कि HDFC का जो हाइब्रिड डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड है, इनका परफॉर्मेंस 10 ईयर्स का यदि करें तो 16.82% है, 5 ईयर करें तो इट इज 17.70%। अब इसको इस HDFC के इस फंड को यदि आइसोलेशन में हम देखते हैं तो ये अच्छा फंड दिख रहा है, अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है ये। लेकिन यदि आप थोड़ा सा अधिक रिस्क लेना चाहते हैं, बिकॉज सेम्को का ये NFO जो कल बंद होगा, इसको अभी टेस्ट होना है, इसको परफॉर्मेंस अभी दिखाना है, हो सकता है कि परफॉर्मेंस इनका HDFC से बेहतर हो। यदि आप ऐसा सोचते हैं तो आपको सेम्को के इस NFO में जाना चाहिए। लेकिन यदि आप थोड़ा कंजर्वेटिव इन्वेस्टर हैं और आप देख रहे हैं कि ऑलरेडी बाजार में टेस्टेड फंड हैं जिनका 10 ईयर्स का CAGR जो है 16.82% है, या हम सेकंड नंबर वाला ICICI की बातें करें, इट इज़ 12.52%। जनाब, हाइब्रिड फंड में 12.52% रिटर्न भी 10 ईयर्स का CAGR बुरा CAGR नहीं है, बिकॉज चूंकि ये हाइब्रिड फंड है, इसमें रिस्क इक्विटी फंड के कंपैरिजन में काफ़ी कम होता है। तो ये देखना है, यदि आप कंजर्वेटिव हैं तो इट इज़ बेटर टू गो फॉर HDFC के डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में। और यदि आप चाहते हैं कि थोड़ा सा रिस्क लें, बिकॉज सेम्को को भी टेस्ट देना है, एग्जाम देना है, उसके परफॉर्मेंस कैसे होंगे कोई नहीं जानता है, तो आप थोड़ा रिस्क लेते हैं तो आपको सेम्को डायनेमिक एसेट एलोकेशन फंड में जाना चाहिए, वरना आप HDFC के साथ हों, इस NFO में ना जाएं। थैंक यू।